Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 7th online lecture and the content of the lecture is the pharmacy sterile supply room. Purpose of central sterile supply facility, functions of central sterile supply services, organization and management of CSSR, management control of supply room, organogram etc. तो बेटा हमारा जो सेकंड चैप्टर है ये है हमारे पास सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम और इसमें जो चीज़ें हम पढ़ेंगे बेटा और डिस्कस करेंगे, नंबर 1 जो है पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम, इसका पर्पस क्या है, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम फैसिलिटी सर्विस कुछ भी कहें आप, और इसके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शन ऑफ स्टेराइल सप्लाई रूम जो है, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट इसकी किस तरह होती है, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम और सर्विस की मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ सप्लाई रूम, किन किन के अंडर मैनेजमेंट इनकी आ सकती है सप्लाई रूम स्टेराइल सप्लाई रूम की, इसका ऑर्गेनोग्राम क्या है, किन किन लोगों को किन किन पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है, इसके अलावा और डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। इसे डिफ़ाइन करेंगे क्या है बेटा सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम या सर्विस या यूनिट, कुछ भी आप इसे कहें। द सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम इज़ अ यूनिट और सर्विस डीलिंग विद द सप्लाई ऑफ प्रोफेशनल स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल सप्लाईज to different departments, both to specialized units as well as जनरल वार्ड्स एंड OPD। यानी कि बेटा अगर हम सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम को देखें तो ये एक यूनिट है या सर्विस है जो कि प्रोफेशनल स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल चीज़ों को सप्लाई करता है। कहाँ कहाँ सप्लाई करता है, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स, इसके अलावा स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में हमारे पास डिफरेंट सर्जिकल यूनिट्स आ सकते हैं बेटा, इसके अलावा जनरल वार्ड्स में जहाँ पर इन डिवाइसेस की या मेडिसिन्स की जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है उसे जनरल वार्ड में सप्लाई करेगा। इसके अलावा आउट पेशेंट जो हमारे पास OPD पेशेंट्स आ रहे हैं उन वहाँ पर अगर ज़रूरत है तो वहाँ भी वो सप्लाई करेगा ये चीज़ें। सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम को बेटा आप स्टेराइल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, स्टेराइल प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं, सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं और सेंट्रल सप्लाई भी, ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। इज़ एन इंटीग्रेटेड प्लेस विद इन हॉस्पिटल दैट परफॉर्म्स स्टेरिलाइजेशन एंड अदर एक्शंस ऑन मेडिकल डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स एंड कंज्यूमेबल्स। इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन है और स्टेरिलाइजेशन के बाद ये तमाम इक्विपमेंट डिवाइसेस क्या करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सप्लाई करते हैं जहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको इनकी ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं बेटा हम प्रोफेशनल सप्लाईज़ में, तो बेटा वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। डायलिसिस कैथेटर्स, कार्डिक कैथेटर्स, सिरिंजेस, ट्यूबिंग, यूरिन कलेक्शन सेट्स, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स, निडल्स, ब्लड बैग्स, ग्लव्स, इसके अलावा और भी डिफरेंट चीज़ें हैं बेटा। The central sterile supply room initially started as equipment room with autoclaving facility। यानी बेटा अगर स्टार्टिंग में हम इनिशियली देखते हैं कि स्टार्ट में जब स्टेराइल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हुई या कुछ चीज़ें थी जिनकी स्टेरिलाइजेशन मस्ट थी तो स्टार्ट में एज अ रूम इसे स्टार्ट किया गया था। हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट रूम के तौर पर उसे स्टार्ट किया था जहाँ पर ऑटोक्लेव मौजूद होता था स्टेरिलाइजेशन के लिए। लेकिन अगर हम देखें कि ये मोर एडवांस हो चुका है अब इसमें नाउ स्टेराइल रूम यूटिलाइजेस द मॉडर्न प्रोडक्शन लाइन टेक्निक्स एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल रिकॉर्डिंग डिवाइसेस टू इंश्योर स्टेरिलिटी। अब जो ये स्टेराइल रूम जो है मोर एडवांस हो गया है और बेटा यहाँ पर डिफरेंट जो है वो प्रोडक्शन लाइन टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा कंट्रोल ऑटोमेटिक कंट्रोल वहाँ पर मौजूद होता है चीज़ों के
और इस तरह वो क्या करता है कि स्टेरिलिटी मेंटेन करता है जहाँ जहाँ पर हमें स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। पर्पस क्या है बेटा हमारे पास? द पर्पस ऑफ स्टेराइल सप्लाई फैसिलिटी का, द पर्पस ऑफ दिस सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम इज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम for complete decontamination and provide continuous and quality supply of sterilized material। यानी मेन इसका पर्पस ये कि complete decontamination हो, यानी कि complete removal of all types of microbes to provide sterilization and quality supply of sterilized material। यानी जब चीज़ों की complete decontamination हो जाएगी तो उसके बाद sterilization complete हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप इज द सप्लाई ऑफ क्वालिटी मटेरियल और स्टेरिलाइज्ड मटेरियल टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और इस तरह ये वर्क करता है रिडक्शन इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन रेट। ये इन्फेक्शन रेट को हॉस्पिटल में रिड्यूस करता है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विसेज। फंक्शंस क्या क्या हैं बेटा हमारे पास सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विसेज में? क्लीनिंग एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल आइटम्स। हॉस्पिटल में जितने भी आइटम्स यूज़ हो रहे हैं उनकी क्लीनिंग और स्टेरिलाइजेशन है, उसको मेंटेन करना, उसके स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर अपडेट करना। सेकेंड हमारे पास बेटा आ रहा है डायरेक्ट सप्लाई इन ऑपरेटिंग रूम, जनरल वार्ड्स एंड इन आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट्स। यानी जितने भी आइटम्स यूज़ हो रहे हैं हॉस्पिटल में उनकी क्लीनिंग और स्टेरिलाइजेशन के बाद जो होते हैं उसकी डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। कहाँ पर? ऑपरेटिंग रूम्स में, इसके अलावा जनरल वार्ड्स में और आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट्स में, जहाँ जहाँ इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ डायरेक्ट सप्लाई होगी। थर्ड फंक्शन जो है बेटा प्रिपरेशन, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ आइटम। जितने भी आइटम्स वहाँ पर स्टेराइल रूम में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी प्रिपरेशन है, उनकी लेबलिंग है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ आइटम, और उस स्टोरेज कंडीशन को मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मेंटेन करंट एंड एक्यूरेट इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज। जितने भी आइटम्स सप्लाई कर रहे हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनकी इन्वेंट्री को मेंटेन करना, यानी कितना अमाउंट उन्होंने सप्लाई किया और इन्वेंट्री में कितना मेंटेन है, सप्लाई और डिमांड में बैलेंस करना और तमाम रिकॉर्ड को मेंटेन करना। मेंटेन एंड रिकॉर्ड ऑफ द इफेक्टिव प्रोसेसेस। जितने भी वहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, उनके तमाम रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हैं और उसमें जो इफ़ेक्टिव प्रोसेसेस होता है उसको अपडेट रखते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। डेवलप अ कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोग्राम, और ऐसे प्रोग्राम इंश्योर करते हैं और वहाँ पे यूटिलाइज करवाते हैं जो कि या वो मेथड यूज़ करते हैं जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हों। नेक्स्ट फंक्शन जो बताया पार्टिसिपेशन इन रिसर्च प्रोग्राम, यानी डिफरेंट फंक्शंस तो हैं सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम के क्लीनिंग है, चीज़ों की स्टेरिलाइजेशन है, इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन के बाद बेटा उनकी सप्लाई करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इसके अलावा जितने भी आइटम वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी लेबलिंग, उनकी पैकेजिंग, उनकी स्टोरेज को इंश्योर करते हैं, करंट इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं, इफ़ेक्टिव प्रोसेसेस जो जो यूज़ हो रहे हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। इसके अलावा रिसर्च में भी पार्टिसिपेट करते हैं ये। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम। सबसे पहले हमारे पास बेटा इसमें आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोप। स्टेराइल सप्लाई रूम में और मे नॉट वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मेसी। When it is not operating under pharmacy, it is called Central Sterile Supply Room और Central Processing Department। यानी सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम जो है बेटा वो फार्मेसी के अंडर भी काम कर सकता है और
एज अ मेन डिपार्टमेंट भी काम कर सकता है। यहाँ पे बेटा ये कह रहे हैं कि व्हेन इट इज़ नॉट ऑपरेटिंग अंडर फार्मेसी, अगर ये फार्मेसी के अंडर काम नहीं कर रहा, अंडर वर्क फार्मेसी उसको ऑपरेट नहीं कर रही होती है, तो इसे आप सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम और सेंट्रल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल रूम वेरीज हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, और इसकी मैनेजमेंट जो होती है, जो सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विसेज है बेटा या सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम की मैनेजमेंट ये वेरी करेगी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। इट मे बी वर्क एज अ सब डिपार्टमेंट अंडर ऑपरेटिंग रूम सुपरवाइजर और नर्स सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर। अगर एज अ बेटा ये हॉस्पिटल में एज अ सब डिपार्टमेंट अगर ये सर्विस या यूनिट काम कर रहा होता है, तो ये ऑपरेटिंग रूम सुपरवाइज़र के अंडर काम करता है या नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसके अंडर काम करता है। इन सम हॉस्पिटल दिस यूनिट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ डिवीजन ऑफ सर्जिकल केयर एस्टेब्लिश्ड अंडर कंट्रोल ऑफ जनरल नर्सिंग सर्विसेज। कुछ हॉस्पिटल में जो सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम है या सर्विस है वो सर्जिकल केयर के सब डिवीज़न के तौर पर काम कर रहा होता है या अंडर कंट्रोल ऑफ सर्जिकल केयर होता है, और उसे कंट्रोल कौन कर रहा होता है? जनरल नर्सिंग सर्विसेज उसे कंट्रोल कर रही होती हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ सप्लाई रूम, बेटा मैनेजमेंट अगर हम देखें कि कौन कौन लोग हैं हॉस्पिटल में जो कि इस सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम के मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं या कर सकते हैं। फार्मासिस्ट कंट्रोल होता है, नर्स कंट्रोल है, फार्मासिस्ट नर्स ड्यूअल कंट्रोल है, ऑपरेटिंग सुपरवाइजर्स कंट्रोल है। यानी ये 4 डिफरेंट लोग हैं जो कि सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम या सर्विस को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास बेटा आ रहा है फार्मासिस्ट कंट्रोल। फार्मासिस्ट कंट्रोल में हमारा जो है वो परचेजिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज एंड प्रिपरेशन ऑफ वेरियस स्टेराइल सॉल्यूशन स्टेराइल रूम आर द सेम फंक्शन एज अ फार्मासिस्ट अंडरटेक इन फार्मेसी। जिस तरह फार्मेसी में ये लोग फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं, इसी तरह अगर बेटा ये हम कहते हैं सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम अगर फार्मासिस्ट के कंट्रोल में आता है तो वहाँ पर भी इसकी परचेजिंग है, तमाम चीज़ें जो कि हॉस्पिटल में यूटिलाइज हो रही हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वहाँ पर उसकी परचेजिंग, स्टोरेज और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज एंड प्रिपरेशन ऑफ वेरियस स्टेराइल सॉल्यूशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो फार्मासिस्ट के कंट्रोल में आती है। अगर ये फार्मेसी के अंडर कंट्रोल काम कर रहा है, CSSR सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम, जहाँ पर फार्मासिस्ट उसे कंट्रोल कर रहा होता है, यानी स्टार्ट टू एंड तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होंगी वो फार्मासिस्ट के अंडर होंगी। नेक्स्ट कंट्रोल जो आ रहा है वो बेटा हमारे पास आ रहा है नर्स कंट्रोल। नर्स हैज़ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेंडेड यूज़ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स and she can consider to be responsible for operation of CSSR Central Sterile Supply Room। नर्सेस के पास भी इतनी नॉलेज होती है कि बेटा वो एज अ हेड नर्सिंग कंट्रोल के अंडर ये हमारा सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम काम कर सकता है या एज अ हेड नर्स उसको लेके लीड कर रहे होते हैं इस डिपार्टमेंट को, और तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर नर्सेस पर आ जाती है। थर्ड जो है हमारे पास बेटा हमारे पास फार्मासिस्ट नर्स ड्यूअल कंट्रोल। अ फार्मासिस्ट नर्स ड्यूअल कंट्रोल कैन बी इफेक्टिव in which a nurse is responsible for the cleaning, packaging and distribution, and pharmacist is responsible for manufacturing of sterile fluids। यानी कि अगर जो आपका सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम जो है ड्यूअल कंट्रोल में होगा, फार्मासिस्ट और नर्स के कंट्रोल में होगा, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। नर्स जो होती हैं वो क्लीनिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फार्मासिस्ट जो होते हैं बेटा वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए।
लास्ट हमारे पास जो कंट्रोल आ रहा है वो ऑपरेटिंग सुपरवाइजर्स कंट्रोल, वेयर सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम वर्क एज अ सब डिपार्टमेंट ऑफ एनी मेजर डिपार्टमेंट। यानी किसी भी मेजर डिपार्टमेंट, चाहे आप वो सर्जिकल कह लें या फार्मेसी, कहीं भी किसी भी मेजर डिपार्टमेंट के अंडर अगर एज अ सब डिपार्टमेंट काम करेगा तो वहाँ का जो जिसके अंडर कंट्रोल होता है वो सुपरवाइज़र, उसको कोई भी होगा वो सुपरवाइज़र के कंट्रोल में आ जाएगा। स्टाफिंग ऑफ सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम। अगर हम बेटा स्टाफिंग की हम बात करें या जो हम स्टाफ अपॉइंट कर रहे होते हैं तो उसकी हम प्लानिंग कैसे करते हैं। स्टाफिंग शुड बी प्लान्ड बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो वहाँ पर हम स्टाफ को अपॉइंट करेंगे। 3 शिफ्ट वर्किंग, यानी हॉस्पिटल में 3 शिफ्ट वर्किंग में काम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टाफ कितने लोगों को अपॉइंट करना है। मैसेंजर सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टाफ को में अपॉइंट करेंगे। मेंटेनेंस सर्विस होती है आपके पास, जितने भी इक्विपमेंट्स जितनी चीज़ें उन सब की मेंटेनेंस होती है। और स्टाफ फॉर डिफरेंट एरियाज़, आपके जो सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई सर्विस या रूम है उसको डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड करके वहाँ पर फिर लोगों का या जो भी फार्मासिस्ट या टेक्नीशियन है उनका अपॉइंटमेंट होता है। Personnel needed for sterile room must be trained and skillful in the principles of sterilization, use of autoclave, identification of surgical instruments, disassembly, cleaning, decontamination, basic microbiology and biological testing. जितने भी लोग वहाँ पर अपॉइंट हो रहे हैं बेटा उन सबको ट्रेंड होना चाहिए किस किस में। स्टरलाइजेशन, यूज़ ऑफ ऑटोक्लेव, किस तरह स्टरलाइजेशन के कौन कौन से प्रोसेस हैं, किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी स्टरलाइजेशन में, ऑटोक्लेव को किस तरह यूज़ किया जाता है, क्या मेथड है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट को किस तरह असेंबल और डिसम्बल करेंगे, उनकी क्लीनिंग के लिए कौन से मेथड यूज़ करेंगे, डीकंटामिनेशन के लिए कौन से प्रोसेस यूज़ होंगे, डिफरेंट क्योंकि वहाँ पर कंटामिनेशन होती है तो बेसिक माइक्रोबायोलॉजी की अवेयरनेस होनी चाहिए और डिफरेंट बायोलॉजिकल टेस्टिंग की अवेयरनेस होनी चाहिए जितने भी लोग जितने भी स्टाफ वहाँ पर अपॉइंट होगा। ऑर्गेनोग्राम में बेटा हमारे पास जो आ जाएंगे वो हमारे पास सेंट्रल सप्लाई स्ट्राइल डिपार्टमेंट में सबसे पहले हमारे पास आएगा बेटा सुपरवाइज़र अपॉइंट होता है, फिर उसके नीचे जो वो अटेंडेंट होते हैं सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट के, फिर डिफरेंट टेक्नीशियंस उनके अंडर काम कर रहे होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास बॉयलर अटेंडेंट मौजूद होता है, क्लर्क होते हैं और क्लर्क के बाद डिफरेंट हमारे पास क्लीनिंग पर्सन वगैरह होते हैं जिसे अपॉइंट किया जाता है। बेटा हम ऑर्गेनोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनोग्राम यानी किस किस पोस्ट पर जो है वो लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। हम एज अ सुपरवाइज़र अपॉइंट करते हैं, उसके अंडर जो है वो अटेंडेंट काम कर रहे होते हैं, उसके अंडर टेक्नीशियंस होते हैं, फिर मैसेंजर्स आते हैं, फिर अटेंडेंट हैं, क्लर्क हैं और इसके अलावा क्लीनिंग पर्पस के लिए हम लोगों को अपॉइंट करते हैं। आगे चलते हैं बेटा हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एज अ manager of sterile room. As a manager of sterile room, pharmacist has following responsibilities. अगर हम कहते हैं कि सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम अंडर फार्मासिस्ट काम कर रहा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैनेजर वर्क कर रहा है तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी हॉस्पिटल में बेटा उसकी। परचेजिंग ऑफ सप्लाईज, रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ सप्लाईज, dispensing of supplies, distribution of supplies, charging inventory and accounting procedures, manufacturing in bulk, manufacturing of sterile and non-sterile products। यानी एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अगर उसको मैनेजर एज अ मैनेजर वो रन करे स्ट्राइल सप्लाई रूम को तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी बेटा परचेजिंग है,
यानी जितनी भी चीज़ें वहाँ पर सप्लाई हो रही हैं स्ट्रायल रूम से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनकी परचेजिंग किन किन बेसिस पे करनी है, क्वार्टरली करनी है, बाई एनुअल करनी है, यानी इन्वेंट्री को किस तरह मेंटेन करेगा, परचेजिंग, उसके बाद रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ सप्लाई, तमाम चीज़ें परचेजिंग के बाद उनकी रिसीविंग, उनकी रिसिप्ट है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और उसके बाद उसकी स्टोरेज है जितनी भी सप्लाईज वो परचेज कर रहा है। उसके बाद डिस्पेंसिंग ऑफ सप्लाईज आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड उसकी डिस्पेंसिंग हो रही होगी, उसे भी वो मेंटेन करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज होएगी डिफरेंट इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स, इसके अलावा ऑपरेटिंग रूम्स वगैरह में जो भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं उनको मेंटेन करेगा। चार्जिंग इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, यानी चार्जिंग जो भी सप्लाईज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जा रही हैं उनकी चार्जिंग, कितने कितने अमाउंट चार्ज करने हैं उनकी इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, और अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इन बल्क, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसे मेंटेन करना है। मैन्युफैक्चरिंग में उसके पास नॉन स्ट्राइल और स्ट्राइल दोनों प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को अपडेट करना है, उसे मेंटेन करना है, इसकी रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना है। प्लानिंग फॉर सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम और स्ट्राइल सप्लाई रूम की प्लानिंग में बेटा हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। प्लानिंग ऑफ सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम रिक्वायर्स दी स्कीमिंग फॉर, किस किस चीज़ों पे प्लानिंग की ज़रूरत होगी बेटा, लोकेशन, यानी किस लोकेशन पे आपका सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम होना चाहिए, उसका लेआउट डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, कितने वर्क स्टेशंस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस एलोकेशन कितना होना चाहिए, यानी हॉस्पिटल की स्पेस कितना है उसके अकॉर्डिंग उसका जो सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम होगा उसके कितना स्पेस हमें रिक्वायर है, कितनी टाइप की वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसका स्पेस, और इक्विपमेंट्स की मेंटेनिंग, ये तमाम चीज़ें प्लानिंग में आ जाती हैं। आगे चलते हैं बेटा हम। लोकेशन में सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम शुड बी लोकेटेड अमंग द एरियाज फ्रीक्वेंटली रिक्वायरिंग इट्स सर्विसेज, यानी कोशिश ये करते हैं कि जहाँ जो हॉस्पिटल में उसकी लोकेशन हमें, यानी कि सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम बनाते हुए ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पर मैक्सिमम उसकी सर्विसेज रिक्वायर हों उससे करीब तरीन एरिया पर सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम बनाना चाहिए। In the hospital, if pharmacy and central sterile supplier are combined under one management, both units should be combined physically or adjacent to one another. अगर हॉस्पिटल में एक ही मैनेजमेंट फार्मेसी को और सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम को देख रही होती है तो कोशिश करें कि फिज़िकली कंबाइन कर दें या एक साथ हों, एक के बाद एक मौजूद हो। ये लोकेशन हो गई बेटा। लेआउट डिज़ाइन पे अगर हम जाते हैं तो सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड नॉन स्ट्राइल एरियाज़, यानी सेपरेट कर दें आप सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम में स्ट्राइल एंड नॉन स्ट्राइल एरिया को। इसके अलावा द रूम शुड हैव 2 doors, 1 फॉर एंट्री एंड 1 फॉर एग्जिट, यानी सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम में एंट्री और एग्जिट के लिए सेपरेट डोर्स होने चाहिए। वेंटिलेशन बेटा प्रॉपर होनी चाहिए वहाँ पर। अ गुड लेवल ऑफ लाइटनिंग टू लोअर द रिस्क ऑफ इंजरी, लाइटनिंग का ख्याल रखेंगे हम लेआउट डिज़ाइन में। इसके अलावा इजीली पासिंग ऑफ मटेरियल टू द डिफरेंट वर्क स्टेशन, जितने भी वर्क स्टेशन वहाँ पर हम बना रहे हो वहाँ पर चीज़ों की सप्लाई ईजी होनी चाहिए। स्टोर इन स्ट्राइल स्टोरेज एरिया रेडी टू डिस्पेंस, और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्राइल नॉन की उनको स्ट्राइल चीज़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग उनकी स्टोरिंग प्रॉपर होनी चाहिए और वो रेडी हो डिस्पेंसिंग के लिए। आगे हमारे पास वर्क स्टेशन आ जाता है बेटा। केयरफुल प्लानिंग शुड बी रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट वर्किंग, प्रॉपर वर्किंग के लिए बेटा हमें केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। द प्लानिंग ऑफ वर्क स्टेशन कंसिस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर, टाइप एंड साइज ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर। प्लानिंग करते वक्त हम ये देखते हैं कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्राइल में क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उसके हिसाब से कितनी और किस किस क्वांटिटी में हो रही है, किस साइज़ में हो रही है, उसके हिसाब से हमें स्पेस चाहिए होगा या डिफरेंट स्टेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। स्पेस एलोकेशन, it depends upon the size of hospital and that of the sterile room,
स्पेस की डिमांड करते वक्त या जो हम सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम हॉस्पिटल का हम बना रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल का साइज़ कितना बड़ा है। उसी के हिसाब से ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरिंग होंगी चीज़ें और इसी के हिसाब से स्टाइल रूम का स्पेस भी होगा। द स्पेस शुड बी इनफ फॉर डिसअसेंबलिंग, स्टेरिलाइजिंग, असेंबलिंग इक्विपमेंट्स एंड फॉर स्टोरेज। और स्पेस इतना होना चाहिए, इतना प्रॉपर हो कि वहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उसको असेंबल कर सकें, या अगर वॉशिंग करनी है या उनकी डिसअसेंबलिंग करनी है, और स्टेरिलाइजेशन और स्टोरेज प्रॉपर हो सके। आगे चलते हैं बेटा। इक्विपमेंट, द इक्विपमेंट नीडेड फॉर दिस फैसिलिटी शुड बी प्रेजेंट। जब हम इस सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम की बात करते हैं तो जितने भी हमें इक्विपमेंट्स वहाँ पे जिसकी ज़रूरत है फैसिलिटी की, वो वहाँ मौजूद होने चाहिए। स्पेशली जो है वो लेमिनर फ्लो हुड की बात करते हैं हम कि लेमिनर फ्लो हुड मौजूद होना चाहिए, वो चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, क्योंकि जितनी भी प्रिपरेशन होती है वो लेमिनर फ्लो हुड के अंडर होती हैं स्टाइल प्रिपरेशन। स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी, बेटा स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी इसे हम करंट प्रैक्टिसेस कमेटी भी कहते हैं, इज़ एन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप delegated with responsibilities of investigating, developing and standardizing procedures and equipment needs। एक कमेटी बना दी जाती है हॉस्पिटल में बेटा जिसे स्टैंडर्डाइजिंग कमेटी कहते हैं, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, डेवलप करे और स्टैंडर्डाइज करे प्रोसीजर जितने भी वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम में, और जितने इक्विपमेंट्स नीडेड हैं उन सबको प्रोवाइड करे, उसको जो प्रोसीजर यूज़ हो रहे हैं वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हों। इसके अलावा द पर्पस ऑफ द कमेटी इज़ टू इंश्योर प्रॉपर यूज़, जितने भी वहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं मटेरियल उनका प्रॉपर यूज़ हो। रिडक्शन इन डुप्लीकेशन ऑफ इन्वेंट्री, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री सप्लाई और डिमांड में बैलेंस होना चाहिए, उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए और इसी के हिसाब से इन्वेंट्री मेंटेन हो, ऐसा ना हो कि डुप्लीकेशन हो जाए, एक ही चीज़ का बार बार ऑर्डर ना दिया जाए। एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर वहाँ पर यूज़ किए जाएँ, जितने भी मेथड वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं वो सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम में। थैंक यू बेटा। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वाइंड अप हो जाता है। ये सेकंड चैप्टर में जो है हम सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम हम पढ़ रहे थे, जिसमें अभी आपने पर्पस पढ़ा कि भाई सेंट्रल स्टाइल सप्लाई फैसिलिटी या रूम की क्या ज़रूरत है, क्या पर्पस है, उसका फंक्शन क्या है। सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम जो सर्विसेज होती हैं क्या फंक्शन कर रही होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट किन किन के अंडर होती है। इसके अलावा मैनेजमेंट कंट्रोल जो होता है वो किस किस के अंडर होता है। ऑर्गेनोग्राम में हमारे पास कौन कौन लोग होते हैं, हम किन किन लोगों को ऑर्गेनोग्राम में अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अगर एज अ मैनेजर ट्रायल रूम का हो रहा है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। प्लानिंग करते वक्त जब सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम हमें होता है कि हमें इसे बनाना है हॉस्पिटल में, तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं। इसके अलावा बेटा लोकेशन में हम क्या चीज़ें देखेंगे, लेआउट डिज़ाइन में वर्क स्टेशन कितने होने चाहिए, स्पेस कितना होना चाहिए, इक्विपमेंट्स, और एंड में जो होता है स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी या करंट प्रैक्टिस कमेटी होती है, जो तमाम जितने भी काम हो रहे होते हैं हॉस्पिटल में वो यस जो आपका सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम जो जो काम वहाँ पे करता है उसे वो इवेलुएट करती है वो कमेटी, और देखती है कि क्या इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है, चीज़ें प्रॉपर यूज़ हो रही हैं, जितने प्रोसीजर हैं वो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर वहाँ पर यूटिलाइज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो है वो आज का लेक्चर वाइंड अप हो गया है। इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो बेटा इंटरेक्टिव सेशन जो हम लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो बेटा आप जो है वो डेली बेसिस पर जितने भी लेक्चर मैं अपलोड करती हूँ वो आप डेली बेसिस पर इसे गो थ्रू किया करें। जहाँ पर जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती हैं वो इंटरेक्टिव सेशन में आप मुझसे पूछ लें, ताकि एट द एंड ऑफ सेमेस्टर जब हमारी एग्ज़ाम हो तो वहाँ पर आपको कोई मुश्किल ना हो।